हमारे प्रोग्राम के मुख्य सचिव महोदय का आगमन हो चुका है और मैं सभी लोग आग्रह करूंगा कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ये एक हमारा परंपरा है, इसको भली बात पूरी करें। सभी लोग बैठ जाए, सर अनुमति हो तो कार्यक्रम शुरू कीजिए। तो आज जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि क्विज कॉम्पिटिशन होगा और साथ में स्पीच का भी कार्यक्रम रखा गया है आप लोगों के द्वारा, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उनके द्वारा। अभी ये जो सप्ताह अभी चल रहा है, ये सप्ताह प्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसे भारत सरकार सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक केंद्रीय जागरूकता सप्ताह के रूप में, केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मना रही है। असल में ये एक भारत सरकार के पास एक एजेंसी है, कमेटी है, जिसको बोलते हैं सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964 में हुई। इसके लिए 1962 में एक केस संस्थान सदस्य थे, जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। आप लोग भी सुनिएगा, क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, विजिलेंस का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 1962 में एक भारत के संसद सदस्य के संस्थानम और उनके साथ और 4 संसद सदस्य और 2 वरिष्ठ अधिकारी, ये टीम बनाई गई कि करप्शन को कैसे कंट्रोल की जा सकती है। इसी कड़ी में उन्होंने 2 साल के इंक्वायरी के बाद सर्वे रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को सौंपा और भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके, रिजोल्यूशन पारित करके केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कर दी। उस समय वह न तो संवैधानिक बॉडी थी, न तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और न ही एक्सिक्यूटिव बॉडी थी। 1964 में जब इनकी स्थापना हो जाती है, उसके बाद उनमें एक ही अध्यक्ष होते थे, जिसको चीफ विजिलेंस कमिश्नर कहा जाता था। फिर 2003 में आकर के इसमें सुधार की गई और इन सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और संसद में प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2004 में एक पारित किया गया। उस एक्ट में जो भी लोग इसका सूचना देंगे, जिसे हम हिंदी में मुखबिर बोलते हैं या इन्फॉर्मल कर लीजिए, जो भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों की सूचना देते हैं सीवीसी को, उसे विषय पूर्वक कहा जाता है। ये विषय ब्लोअर से संबंधित एक एक्ट पास किया गया PIDPI के नाम से 2004 में, जिसके बाद उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए व्यवस्था की गई। 2004 में उस प्रोटेक्शन को 2011 में उस प्रोटेक्शन को और बढ़ाया गया, जो जिसे विषय ब्लोअर कहते हैं। अगर भारत सरकार को भी इन्फॉर्मेशन देती है विजिलेंस कमीशन को, भारत सरकार के अंदर अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसे प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, उसका नाम गुप्त भी रखा जाएगा। उसके साथ ही 2014 में तत्कालीन सरकार ने घोषणा की कि जिस दिन सरदार पटेल जी की जन्म जयंती होती है, सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 564 रियासत जब आजादी के बाद मिलाने का जो श्रेय है वो बिल्कुल ही हमारे तत्कालीन भारत की आजादी के बाद पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार भी कहा जाता है। तो उनके लिए, उनके सम्मान में भारत सरकार ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की और साथ में ये भी घोषणा की कि जिस सप्ताह में उनका जन्मदिन आएगा, जन्म दिवस आएगा, उस सप्ताह को राष्ट्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया जाएगा। संडे टू सैटरडे सप्ताह होता है, वीक होता है, तो जिस वीक में उनका बर्थडे आएगा उसी वीक को विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तौर पर मनाया जाएगा। क्लियर हो गया? विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो मनाया जाता है एक तरीका हो गया। और जो ये कमेटी होती है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। इनकी नियुक्ति, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, लेकिन उनके लिए एक कमेटी उसकी सिफारिश करती है। उस कमेटी में प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा में अपोजिशन के नेता होते हैं। ये 3 लोगों की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। उनको राष्ट्रपति कभी भी कोई गैर कानूनी कामों में शामिल होने की वजह से हटा नहीं सकते क्या? किसने पहली बार इसे इस तरह के नाम से बोला कि भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 का विद्रोह? इंडिया मूवमेंट नहीं, मूवमेंट कैसे होंगे? कुछ व्यक्ति होंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किनके द्वारा ऐसा शब्द कहा गया? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी विश्वास नहीं करते थे। के पास क्वेश्चन आ गया, टाइम खत्म।
बता सकते हैं? हाँ, चेयरमैन भी बता दीजिए, जवाब नंबर मिल जाएगा। हाँ, नहीं, गलत जवाब। टीम सी के पास सुभाष चंद्र बोस। नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को नाम देने वाले व्यक्ति थे। वो बहुत ही महान विनायक दामोदर सावरकर साहब थे। विनायक दामोदर सावरकर साहब ने ऐसा कहा था कि 1857 की विद्रोह भारत की पहली राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थी। दूसरा क्वेश्चन टीम जी के पास रेडी है? इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी व्हिच रिवोल्ट इज मेंशन्ड। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आवाज थोड़ा सा और कम कर। अरे भाई तू बहुत तेज बोल रहा है यार, तू एक तरह से बोल रहा है, थोड़ा दूर करोगे तो अच्छा होगा। हेलो हेलो हेलो, नेता हो रही। हेलो हेलो, हेलो, क्लियर है? क्वेश्चन किसके पास था? इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी व्हिच रिवोल्ट इज मेंशन्ड। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। सन्यासी रिवोल्ट। इनको दिया जाता है 5 अंक। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे आनंद मठ नाम का एक उपन्यास नोवेल। उन्होंने एक सन्यासी रिवोल्ट, जो सन्यासियों के द्वारा आजादी के लिए विद्रोह किया जा रहा था ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट में, उसकी चर्चाएं की गई थी। काफी पढ़ाई कर रहा है। हाँ, पढ़ाई इंसान का ठीक है सर, इसके बाद भी लेकिन हम लोग हार गए थे। तीसरा क्वेश्चन सर, ये सवाल तो हाँ आपके पास टीम सी, आपके पास क्वेश्चन आता है, रेडी हो जाइए। फिर वही विद्रोह वाली बातें, अभी लड़ाई शुरू हो रही थी, तीनों लड़ाई से क्वेश्चन है। Who took the lead of संथाल rebellion of 1855 एना डोमिनी AD? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीन के पास आके बताइए फटाफट। संथाल रिबेलियन 1855। टाइम बताते रहिए थोड़ा सा। हो गया टाइम? टीम बी के पास किसी के पास जवाब नहीं? अरे आपसे उम्मीद थी लगी। ये थे सिद्धू और कान्हू। 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था झारखंड के एरिया में, जो उस टाइम में बिहार हुआ करता था, वहां इस टीम को लीड करने वाले ट्राइबल लीडर थे दोनों, सिद्धू और कान्हू। ये फिर से टीम के पास क्वेश्चन। अशोकन इंस्क्रिप्शन रेडी है ना? तो अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान। अशोका एक शिलालेख अफगानिस्तान में भी है, क्योंकि उस टाइम अफगानिस्तान भारत में हुआ करता था। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान आर रिटेन इन विच वन ऑफ द स्क्रिप्ट? किस भाषा में अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया? लिपि में किस स्क्रिप्ट में लिखा गया? अशोक का एक शिलालेख इंस्क्रिप्शन है अफगानिस्तान में, उस शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? क्वेश्चन से कठिन भी है कि इजी नहीं है? बहुत जवाब आया, पहली बार जाने वाला है। क्लियर हो गया? शुरू करें? क्लियर हो गया? शुरू करें? आप लोगों को क्लियर है? कहीं कुछ गलती होगा तो आप पूछ सकते हैं। जहां कुछ क्वेश्चन का आंसर में लगे तो आंसर गलत है तो आपको मौका है कि आप मुझे तो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर गलत है। जब तक बच्चे जवाब नहीं देते हैं इधर से, आप जवाब नहीं दीजिएगा। आपको पता नहीं है तो रुकिएगा। जब बच्चे के पास जवाब नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप ही के पास जाएगा, आप जवाब दे सकते हैं। तो पहला राउंड, साइंस का राउंड, टीम ए हाथ ऊपर करिए। एक मैच दीजिए, इंट्रोडक्शन करवा दीजिए फटाफट। मंजीत जी एक मैच दीजिए यार। 3 माइक है सर, तीनों। अच्छा मैच ऐसा बोल दूंगा। अच्छा सर आप करना एक इंट्रोडक्शन सभी लोग बोलो। प्रोजेक्ट के साथ में रहिए। दूसरा दीजिए इसमें लगाइए।
चेक करिए तो बज रहा है क्या माइक? ठीक है, आपका माइक ठीक है, चेक कर लीजिए। हाँ, जो भी बोलेंगे खड़े होकर बोलिएगा, खड़े होके अपने बारे में बताइए, खड़े होकर। Good evening. My name is Roopkavar Shekhawat. Good evening. My name is Roopkavar Shekhawat and currently I am pursuing Masters in Commerce from Kanodia College, Jaipur. Thank you. Good evening. My name is Shankavar Shekhawat. I study in class 9. Thank you. Good evening, my name is Rajavan, class 12. और ये सुनिए। Good evening, my name is Mehak Arya. I study in class 9. Good evening to all of you. My name is Amna and I am studying in class 11 with Humanities in Kendriya Vidyalaya number 1 Jaipur, and my father's name is Mr. Fahimuddin. Myself Ishan Jakhar and I am currently in 12th PCM and I am son of Inspector Anil Kumar. Good evening everyone, myself Uday Yadav. My father's name is Ishwar Singh. I am studying in class 12 B in school KV number 3. Good evening, my name is Shubham. I study in class 9. Good evening. Myself Durgesh Kanwar. I am pursuing BCom from Commerce. थैंक यू आप सभी लोगों को। जिसके साथ पहला राउंड साइंस से राउंड, टीम ए क्लियर है, टीम बी और टीम सी। टीम ए के लिए पहला क्वेश्चन साइंस से, रेडी हो जाइए। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है या किस सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोजन बॉम्ब? सोचिए जवाब दीजिए, 3 सेकंड आपके पास। पांच। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट के पास, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर सकते हैं इसको। फ्यूजन तो है ही, लेकिन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन है। ठीक है, इनको मिलता है 2 अंक, इनके लिए ताली बजाइए। इनको मिलता है 2 अंक। टीम बी के लिए आपको क्वेश्चन आया नहीं, 2 नंबर मिल गए। लगता है आज आप कुछ करेंगे आप लोग। ये लगता है ईशान जाकर तो पिछले बार की हार की याद अभी ताजा है। अभी दूसरा क्वेश्चन टीम बी के लिए। टीम बी को हाथ ऊपर करिए, कौन है? ऑडियंस को पता लगना चाहिए कि टीम बी कौन है। इसमें ईशान जाखर, आमना और महक। क्वेश्चन है इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रोज इन सॉइल डिफिशिएंट इन। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ये कुछ पौधा होता है जो कीट पतंगी पक्षी को कीट पतंग उठा जाता है। सोच के बोलिए, फिर गलत जवाब हो गया आपका, गलत जवाब हो गया। क्या बोले हैं? नाइट्रोजन। ऐसा तो सही जवाब है, हमको लगा हाइड्रोजन बोल रहे। अच्छा जोर से बोलिए, जोर बोलेंगे जोर से। नाइट्रोजन सही जवाब। नाइट्रोजन दिया जवाब। कुछ पौधे होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जो पक्षियों को पक्षी नहीं कीट पतंग को खा जाता है, उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। जो पौधे में मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी वजह से पौधे उगते हैं। इनका जवाब नाइट्रोजन सही है, इनको मिलते हैं 5 अंक। टीम बी को मिलता है 5 अंक। 2 इसमें 5 का क्वेश्चन का जवाब याद रखा। ये क्वेश्चन टीम ए के लिए था, क्वेश्चन 5 था, इनको टाइम ज्यादा मिला था इसी से। अब तीसरा टीम सी के लिए साइंस से पहला क्वेश्चन। द मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया, रिपीट करने की जरूरत है। द मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? सोच के बताइए, सोच के। 3 लोग हैं, इसलिए विचार कर लीजिए तब आंसर दीजिए। आवाज थोड़ा सा कम कर लीजिए, हल्का सा आवाज। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। पास हो गया। ये क्वेश्चन जा रहा है टीम ए के पास। जवाब है तो जल्दी बताइए।
क्लास टीम बी के पास? बॉक्साइट। बिल्कुल सही जवाब, इनको दिया जाए 2 नंबर। बिल्कुल सही जवाब है, एल्यूमिनियम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ओर बॉक्साइट होता है। शायद क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग। ये टीम ए के पास फिर से आगे क्वेश्चन। एक मतलब क्या बोलते हैं, एक क्रम खत्म हो गया, दूसरा क्रम है। दूसरा क्रम मतलब साइंस में चल रहा है, राउंड चेंज करेंगे हम लोग। अच्छा चलिए, रेडी है हम लोग? माइंड को स्टेबल करिए, शांति से बोलो। द ऑप्टिकल फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज। काफी इजी क्वेश्चन आ गया आपके लिए। द ऑप्टिकल फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? क्वेश्चन रिपीट करूं? इतना देर बाद नहीं बोलना है क्वेश्चन रिपीट करने के लिए, जल्दी बोलना है, इतना देर के बाद नहीं बोलना है। द ऑप्टिकल फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आकाश की और ये 4 क्लास में 4 सेक्शन के क्वेश्चन है, 4 राउंड के। पहला राउंड सेंस राउंड, दूसरा राउंड टोटल सेंस राउंड, तीसरा राउंड विजिलेंस राउंड और चौथा राउंड मिस्टेरियस राउंड। उसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस से भी, सोशल साइंस से भी, करेंट से भी, कुछ भी। तो मैं 2 ट्रायल क्वेश्चन पहले रखा हुआ हूँ, 2 क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ, किसी को नंबर नहीं मिलेंगे, जवाब कैसे देना समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो क्वेश्चन पहले इंग्लिश में बोलूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा। ऑप्शन नहीं रहेगा, जैसे कि मैसेज में मैं 4 दिन से बता रहा हूँ कि नो ऑप्शन नो नेगेटिव मार्किंग। न तो नकारात्मक अंक है, आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और आपका ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। एक्सप्लेन करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं उसको करूंगा। पहला क्वेश्चन जैसे ये है ट्रायल क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछूंगा पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाया जाता है? इतना बोलने के बाद आप लोगों की बात आती है कि आप लोग इसका जवाब देंगे। जिस भी टीम के लिए क्वेश्चन जाएगा, मान लीजिए टीम ए के लिए क्वेश्चन है, तो आपके लिए क्वेश्चन होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो आपको जवाब देने के लिए 30 सेकंड मिलेंगे। अगर आप जवाब दे देते हैं तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। आप इधर टीम के साथ नोट करिएगा, करुणाकरण और रजत। जिनको जो जवाब देंगे उनको मिलेगा 5 नंबर। अगर 30 सेकंड जवाब नहीं दे पाते हैं तो 0 नंबर, गलत जवाब देते हैं तो 0 नंबर। क्वेश्चन पास हो जाएगा अगले टीम के लिए। क्वेश्चन अगर जवाब नहीं देते हैं तो आपके पास आएगा, आपको मिलेगा 10 सेकंड। 10 सेकंड में अगर आप टाइम दे देते हैं, जवाब दे देते हैं तो आपको मिलेगा 2 अंक, क्योंकि आपको टाइम ज्यादा मिला। इनको मिलेगा 2 अंक, अगर जवाब दे देते हैं तो, नहीं देते हैं तो 0 नंबर। गलत देते हैं तो 0 नंबर। फिर अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो क्वेश्चन जाएगा टीम सी के पास। जवाब दे देते हैं इनको भी 2 नंबर, इनको भी टाइम मिलेगा 10 सेकंड। क्लियर हो गया? इसी तरीके से दूसरा राउंड यहाँ से शुरू होगा। तो जवाब दे देंगे, जहां जवाब आ गया वही क्वेश्चन खत्म। जहां जवाब नहीं आएगा क्वेश्चन तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक ये आपकी टीम की तीसरे राउंड पर नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन मैं इनके बात से पूछूंगा कि which among the following solutions has pH value more than 7? जवाब मालूम है तब दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किस बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होता है? ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन चाहिए। पहले ऑप्शन है बफर सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसका सही जवाब है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। आप डॉक्टर साहब बता सकते हैं इससे ज्यादा बेहतर तरीके से, हम लोग तो कितना ही कर रहे हैं। फिर तो उसने आंसर सही दिया। आरएनए वही तो भाई, आरएनए क्या जेनेटिक ही तो है जो उसने। अच्छा, सही जवाब है। डॉक्टर साहब ने बोला कि आरएनए सही जवाब है। हमको इतना डीप मालूम नहीं था। आरएनए असल में ब्लड के जो मटेरियल ही है उसका। अच्छा। अगर उसका आंसर हुआ तो उसका आंसर राइबोन्यूक्लिक एसिड है सर। आरएनए सर बोले राइबोन्यूक्लिक एसिड बोले, वो असल में जेनेटिक मटेरियल ही है। हमारे पास जो क्वेश्चन उसका सही जवाब है। तो आपको टीम सी को दिया जाता है 5 नंबर। डॉक्टर साहब को मिल गया। डॉक्टर साहब के लिए आपको तारीफ बनेगी टीम सी। नहीं तो हमारे घर से नंबर कट गया होता अभी हो गया कंप्लीट। अब सोशल साइंस का राउंड शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड का नंबर लोगों को बता दिए कितना कितना आया। टीम ए को अभी कोई नंबर नहीं मिला है।
टीम बी 5, 5, 10, 12, 14 नंबर आपको मिला है। 2 आपका क्वेश्चन और 5 और क्वेश्चन आपने जवाब दिया है। और टीम सी को मिला है 7 नंबर। इसी के साथ दूसरा राउंड शुरू करते हैं। दूसरा राउंड सोशल साइंस का राउंड है। पहला क्वेश्चन टीम ए के लिए, बिल्कुल ध्यान दे दीजिए। 1857 में चलिए वापस कैंपिंग में। द अपराइजिंग ऑफ 1857 was described as the first Indian War of Independence by 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम। सब तरह के क्वेश्चन है, हल्के भी है, मीडियम भी है, और जिसके नसीब में जो आ रहा है मैं देख के नहीं ले रहा हूँ। हिंदी तो थी नहीं थी चलेगा। आपके पास संस्कृत। संस्कृत नहीं, गलत जवाब। देवनागरी ना। ऑडियंस की तरफ से खरोच थी, खरोच थी, ये की स्क्रिप्ट थी, खरोच थी। एक पेपर में तो नहीं है। किसके पास आ गया? आपका हो गया, आपका होगा। आपके पास ये आपका भी क्वेश्चन इजी नहीं है, लगता है ये क्वेश्चन सबका हार ही जाएगा। ऑप्शन है, क्वेश्चन है द किंग ऑफ डांस। रेडी आप लोग? द किंग ऑफ डांस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ। द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है? द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है? ये क्वेश्चन थोड़े कठिन है, इतनी इजी नहीं है। जवाब नहीं आ रहा तो मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बताइए। नटराज। अरे बिल्कुल सही जवाब। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ये तो बिल्कुल आपको वैसे ये क्वेश्चन में तो दिया जाए तो जवाब नहीं देगा। इनको टीम सी पर दिया जाए और एक बार सोन के लिए जोरदार ताली बजाइए। क्वेश्चन तो इजी नहीं था, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। असल में चोला साम्राज्य के द्वारा जो महादेव का नाच करता हुआ नट जैसा नृत्य करता हुआ मूर्ति है, नटराज बोलते हैं, उसे ही किंग ऑफ डांस कहा जाता है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक मूर्ति मिली थी डांसिंग क्वीन की, जिसे डांसिंग क्वीन कहा जाता है। नाच करती हुई गर्ल्स की मूर्ति स्ट्रक्चर मिला था। तो ये दो बड़ा ही फेमस है इंडियन हिस्ट्री में कि डांस सभी इंडिया में बहुत ही प्राचीन टाइम से डांस हो रही थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या में इंडिया में डांस की प्रवृत्ति रही है। तो आपका जवाब सही है और आपको दिया जाता है 5 अंक। 5 से क्वेश्चन, हाँ 5 से क्वेश्चन था। अच्छा इनको 2 अंक, तो 2 अंक दीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, जवाब जबरदस्त आपका। टीम सी के पास क्वेश्चन आपके पास जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है वेरी है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज। ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? मिल्क रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। हाँ व्हाइट रेवोल्यूशन, बिल्कुल सही जवाब। इनको इस बार मिल गया 5 अंक। और इसके साथ ये दोनों खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन हो गया ना? हाँ अच्छा 2 हो गया। और तीसरा विजिलेंस। अभी विजिलेंस जो हमें बताए हैं, हम क्वेश्चन को उसी तरीके से रखेंगे, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो बताया उससे बाहर के भी आ जाए। तो विजिलेंस से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टीम ए के पास। Who was the first Central Vigilance Commissioner of India? भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? सुरेश एन पटेल। गलत जवाब हो गया, तो अभी है। नेक्स्ट टीम के पास है जवाब। भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर, फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर इंडिया के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके पास है जवाब टीम सी? नहीं। जब भारत के अंदर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई तो पहले अध्यक्ष, मतलब आयुक्त, अध्यक्ष ने आयुक्त उनको बोलते हैं, कमिश्नर बोलते हैं, उनकी नियुक्ति हुई नित्तूर श्रीनिवासा राव। नित्तूर श्रीनिवासा राव उसके फर्स्ट कमिश्नर थे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन टीम बी के पास।
इनको नंबर नहीं मिले हैं, जोर मत दीजिएगा कुछ भी। अभी आपके पास क्वेश्चन है कि वेयर इज द टीम बी के पास, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीबीसी, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीबीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब, इनको दिया जाए 5 अंक। अब टीम सी के पास आपके लिए क्वेश्चन है। ओह, ये क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। सर वो असल में पूछ लिया था और मैंने गलती से बोल दिया था कि अभी है, वही क्वेश्चन आ गया, चेंज कर देते हैं। पूछ लेता हूँ सर, चलिए पूछ लेते हैं, आपके पास है क्वेश्चन। भारत हु इज द रेडी है मैं किसके पास है? जान आप ही के मित्र हैं, जान दीजिए आप। पता नहीं उनको अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, इसका नंबर भी नहीं मिलेगा। अब सही जवाब बोला तो क्वेश्चन आपके लिए दूसरा रहेगा। एक बार पूछ के देख लेते हैं, आपने सुना था कि नहीं। हु इज द करेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? अभी हम ये बोल दिया था, इसमें नहीं पता है सर, बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा देखा। भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो भी है, उनका नाम है सुरेश एन पटेल। सुरेश बोला था, सुरेश। वो बहुत हेजिटेशन में, और ये क्वेश्चन का नंबर मिलने वाला नहीं था, क्वेश्चन आपके पास आ रहा है अभी। इन व्हिच ईयर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज फॉर्म्ड? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1962। गलत जवाब, इतना इलेक्शन देने के बाद गलत कर दिए। 11 फरवरी 1964। हाँ बिल्कुल सही जवाब, इनको दिए 2 नंबर। यहाँ का क्वेश्चन उड़ा के ले गया। इनको दीजिए ठीक है, 2 नंबर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया ना, और फिर ठीक है के पास आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है। अभी जो मैंने बताया आपको, ये जो विशल ब्लोअर है, अभी लेक्चर में बता भी रहे थे। प्रधानमंत्री नमस्कार सभी को। जन जन का यही है नारा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत है बनाना। जन जन का यही है नारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत है बनाना। यहाँ पे उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। मैं आमना कक्षा 11वीं की छात्रा श्री फहीमुद्दीन की बेटी आज आप सभी के समक्ष एक भ्रष्टाचार पे भाषण लेकर प्रस्तुत हुई है, जिसके जरिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज ये भाषण प्रतियोगिता किस बेसिस पे हो रही है। हमारा चल रहा है सतर्कता और जागरूकता सप्ताह। ये किस लिए मनाया जाता है? ये एक बहुत ही बड़े हमारे सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी भी बोल सकते हैं, लौह पुरुष भी हैं, जिनका नाम आप बता सकते हैं, जिनकी याद में ये मनाया जाता है। हमारे लौह पर, हाँ जी आपका सही है जवाब, कि हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। तो हर साल हमारी सरकार हमें थीम देती है कि इस साल इस थीम पे काम करना है। तो प्रत्येक वर्ष की भांति हमें इस साल जो थीम मिली है वो थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ भ्रष्टाचार होता क्या है। भ्रष्टाचार 2 शब्दों से बना है, भ्रष्ट और आचार। भ्रष्ट का मतलब है बुरा, आचार का मतलब है आचरण। बुरे आचरण वाला, बुरी सोच वाला, बुरा कर्म करने वाला। ज्यादातर हम भ्रष्टाचार भारत में इसलिए देखते हैं, मुझे लगता है कि जो सरकार ने ये भ्रष्टाचार थीम चुनाई है बहुत सही है, क्योंकि आजकल हमारे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। सही मायने में कहा जाए तो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है कि लोग मजबूर होकर भी भ्रष्टाचार कर देते हैं कभी कभी, पर कोई तो भ्रष्टाचारी है ही जो करते ही है हमेशा। तो हमें सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करनी होगी, अपने आप से, अपने आस पड़ोस से। परंतु मुझे लगता है जब तक इसमें सरकार दखलअंदाजी नहीं देगी तब तक ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सरकार ने अभी तक इसके अतिरिक्त कोई भी सख्त कानून नहीं बनाया है, तो इसको खत्म करने के लिए जब तक
सरकारी जब कानून बनाएगी तो भ्रष्टाचारियों को भय भी होगा कि अरे नहीं ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें जेल भी जाना पड़ सकता है ये सब, तो हमें ये सब पे ध्यान देना होगा। इन्हीं सबके बीच में मुझे पंक्ति आ रहा है कि ईमानदारी को मारना इंसान का काम नहीं होता, ईमानदारी को मारना, इंसानियत को मारना इंसान का काम नहीं, कर्म नहीं होता, इंसानियत को मारना इंसान का कर्म नहीं होता, और इन भ्रष्टाचारियों का कोई धर्म नहीं होता, इन भ्रष्टाचारियों का कोई धर्म नहीं होता। अंत में मैं कुछ पंक्तियों से अपनी भाषण को विराम देना चाहूंगी कि एक माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों से कहते हैं, जो उनका बच्चा भ्रष्टाचारी हो चुका है, तो उनसे वो कहते हैं कि माता पिता ने पढ़ा लिखा कर अफसर तुम्हें बना दिया, माता पिता ने पढ़ा लिखा कर अफसर तुम्हें बना दिया, अब लगता है हाय ये क्या गुनाह किया। रिश्वत लेने से अच्छा तुम भिक्षा मांगकर जी लेते, रिश्वत लेने से अच्छा था तुम भिक्षा मांगकर जी लेते, मुंह खोल के मांगे पैसे, हाय इससे पहले तो तुम अपने होठ ही सी लेते। मतलब कि यहाँ जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को ऐसे कह रहे हैं कि ये गुनाह किया उन्होंने अफसर बना के। तो एक होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे भ्रष्टाचारी ना हो, बिल्कुल भी ना, तो सबसे पहले उन्हें भी शुरुआत करनी होगी। वो घर पे देखते हैं अपने पेरेंट्स को जैसे भी वो करते हैं, तो जो भी चाहता है कि डेफिनेटली उनका बच्चा कभी भ्रष्टाचारी ना हो, तो उन्हें घर पे भी रूल्स अनुशासन से उनसे बात करना होगा, कभी कोई गलत काम नहीं करने होंगे। और सच में उन्होंने सही कहा, दीदी ने कहा था कि गुरु, टीचर एंड माता पिता एंड गुरु, ये है जो मतलब भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बोलिए बोलिए बोलिए, फिर भी 5 सेकंड दे रहा हूँ, बोलिए जल्दी। निगेटिव नंबर नहीं, क्यों डर रहे हैं? पास। जब निगेटिव नंबर नहीं है तो कुछ तो बोलिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। नहीं, गलत जवाब। इनको मिलता है 0 नंबर। टीम सी के पास है, आपके पास जवाब? स्कैटरिंग सही जवाब मिलता है। इनमें ताली बजाइए। 2 नंबर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सही जवाब मिलता है। हाँ, स्कैटरिंग हमें डिस्पर्सन होगी। ये साइंस का राउंड खत्म हो गया ना, 2 क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन ज्यादा था, बच्चे कम आए। सर बच्चे बहुत नाम लिया है, आते इतने बच्चे सर। अब दूसरा राउंड सोशल साइंस। साइंस का एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। इनका ही तो हुआ है बस, हिंदू का तो बाकी है ना। अच्छा, आपसे बात हुआ? ओहो, तो बोलना था, मैं तो बंद कर देते भैया। चलिए, टीम बी रेडी है? आपके लिए फिर से थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन लेता है, हल्का भी नहीं है ना भारी भी नहीं। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स कैन बी कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जा सकता है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स कैन बी कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जा सकता है? बिल्कुल निखिल सही जवाब वहीं को दिया जाए। टीम बी को 5 अंक। इनका बिल्कुल सही जवाब है। लगता है ये काफी आगे चल रहे हैं अभी। टीम सी, अब आपके पास आगे क्वेश्चन रेडी है? तैयार? शुभम, हार की बुक तो आपको पता नहीं होगी। आप मोहम्मद गोरी को जानते हैं ना? सुने उसके बारे में। 1991 में जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया था तो पृथ्वीराज चौहान इतने मजबूत थे, अपने अफगानिस्तान की भारत की तत्कालीन सीमा थी, उससे 40 मील दूर तक उसको फेंक के भगा दिए थे और उसको पकड़ लिए थे। बाद में उसको माफी मांगा छोड़ दी। लेकिन वो हार होने के बाद मोहम्मद गोरी इतना आक्रामक हो गया कि उससे माफी मांग के गया था, लेकिन माफी नहीं था। उसको वापस आया 1 साल बाद उसी तरह के युद्ध क्षेत्र में, और उस बार पृथ्वीराज चौहान का वो हार हुआ जो गोरी का भी हुआ था। तो हार की दुख भी आदमी को कई जिताती है और जीत की खुशी भी बर्बाद कर देती है। कई बार देखते हैं स्कूल के टॉपर से स्टूडेंट करते हैं, भविष्य बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि 10th में टॉप करने के बाद अपने आप को करेक्टर समझने लगता है, स्थिति खराब हो जाती है। जिसका चौथा पॉइंट पोजीशन पता चलेगा कि वो जनरल सेक्रेटरी बन के बचा हुआ कैबिनेट में। ठीक है, क्वेश्चन किसके पास था? आपके पास पीसी रेडी है? क्वेश्चन है म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉल्ड ड्यू टू ए चेंज इन इट्स। किसी वायरस में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, किसी वायरस में उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन किस कारण होता है?
आ रहा नहीं। ना क्वेश्चन है समझ में। म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉल्ड ड्यू टू ए चेंज इन इट्स। किसी वायरस में म्यूटेशन किस कारण से होता है? वायरस का जो म्यूटेशन होता है किस वजह से होता है? उसका कुछ नाम है, वो नाम बताना आपको। टाइम देख रहे तो जोर से बोलिए ना। टाइम समाप्त। आप ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे भी बोलने में दिक्कत लगता है। आपके पास आएगा क्वेश्चन, बताइए। पता है? व्हाइट ब्लड सेल। नहीं नहीं, गलत जवाब। आपके पास जवाब है? किन्हीं के पास नहीं है। आप ऑडियंस के पास ये क्वेश्चन जा रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिए। म्यूटेशन इन वायरस देने और कुली को मुश्किल हो गया। ये सवाल दोस्तों को आंसर देने देता था। आपकी 10 रुपया रेट पता लगा था। और कोई जाता था तो रेट तो बोलता था कि भाई इतना क्यों बोल रहे हो? तो सुनो, बोल रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, सुनो उसको। मैं दूंगा नहीं से ज्यादा। और पुलिस से परेशान। और सभी पुलिस ने ग्रुप बनाया। उसके पास जाके बोला, जनाब ये क्या कर रहे हो? तो भूखे मर जाएंगे। तो बोला फिर करो थोड़ा पक्का। तो जो इस तरह के लोग होते ना, कहाँ भेजिएगा उसको? जहाँ जाएगा वहां बंदोबस्त करेगा। ये एक घास की तरह है। जैसे किसान फसल खेत में देता है, घास को हमेशा हटाता है। शुरू दिन से ही हल चला के, निराई करके, मेडिसिन लेके, कैसे भी करके घास को पॉलिश करता है फसल उगाने के लिए। फिर भी घास उग जाती है। तो ये दरअसल भी घास की तरह है। आप इसको बिल्कुल चाहे खत्म कर दो, फिर होगा ऐसा हो नहीं सकता है। हर दिन होता है, हर दिन खत्म करना पड़ता है। और जब तक एक्टिव है आपके खेत में घास कम रहेगी। जिस दिन एक्टिव नहीं रहेंगे आपके खेत में फसल कम हो जाएगी, घास ज्यादा हो जाएगी। और एक ऐसा आएगा कि फसल नहीं रहेगी, घास ही घास रहेगी। तो करप्शन भी घास की तरह है। आप उसे बिल्कुल ही खत्म नहीं कर सकते। हर दिन कम करना पड़ेगा। जिस दिन ये एनर्जी कम हो जाएगी, आपका जो विल पावर है कम हो जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगा। जिस दिन विल पावर बढ़ जाएगा, करप्शन कम हो जाएगा। ये समाज कभी नहीं होता है। ये किसी के आने से कम हो सकता है, किसी के आने से बढ़ सकता है। इसी के साथ चौथा राउंड एंट्री करें। चौथा राउंड, पहला क्वेश्चन टीम ए के पास। ये क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से आ सकता है। इसमें 30-35 क्वेश्चन है और हमको पूछना कुछ ही क्वेश्चन है। तो जो निकल जाएगा वही पूछ लेंगे। इसको और मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा। ये टास्क की तरह टास्क खेलने वाले को बड़ा धड़ाधड़ करते हैं। हमको आइडिया नहीं है उतना ज्यादा। चलिए, इसमें से क्वेश्चन मिक्स किया है और आपके पास आता है क्वेश्चन टीम ए के पास। इसमें आप सभी लोगों को 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9 क्वेश्चन, 3 करके, मतलब खाली 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? पहला क्वेश्चन रेडी है? क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वैद्युत यंत्र को क्या कहा जाता है? सोच के बोलिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। 30 सेकंड का टाइम है। ट्रांसफॉर्मर। नहीं, आप लोग बहुत हड़बड़ाते हैं। बताइए टीम बी। जनरेटर। बिल्कुल सही जवाब है। ये गांव के बच्चे को भी मालूम होता है, क्योंकि यहाँ लाइट बहुत करती है। जनरेटर पता चला तो पता चलता है यंत्र को बिजली में कैसे बदली जा सकती है। क्वेश्चन ही वही था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यंत्र से को काम चला के विद्युत में कैसे बदलेंगे। जनरेटर सही जवाब है। इनको दिया जाता है ड्रोन। टीम जी को दीजिए ड्रोन। अब फिर से आपके लिए क्वेश्चन टीम जी तैयार है? बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। बोरेक्स बोलते हैं इसको हिंदी में सुहागा भी बोलते हैं। सुहागा बोरेक्स किस प्रकार से तैयार किया जाता है? बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे बनाया जाता है? किस एलिमेंट से? नहीं, 5 आपके पास आता है। बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, बोरेक्स किससे तैयार किया जाता है? सर ये आपने पढ़ाई भी थे, इससे मैं लिया हूँ। आपने क्लास लिए थे ना सर, ये पढ़ा रहे थे, उसी से मैं इसको नोट करके रखा था, उसी में से उठाया मुझे। इसीलिए जब कभी स्पेशल क्लास होती है तो बिल्कुल आइए, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। बहुत चीजें डिस्कस होती है। डॉक्टर साहब ने 2 घंटा केमिस्ट्री के ऊपर क्लास ली यहाँ पे। जो बच्चे रहे उनको काफी फायदा हुआ होगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है समझना। केमिस्ट्री में मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग चीजों को याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे चीज आपको याद रहेगी नहीं। आपके पास है क्वेश्चन, बताइए। ऊपर नहीं, आपके पास आ गया।
3B के पास चला गया। अच्छा 3B से शुरू हुआ था। इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। चलिए कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो ये चलिए एक ये किसके पास है क्वेश्चन? 3C के पास। आपके पास क्वेश्चन है सिनेवर इज एन ओड ऑफ। सिनेवर किसका एस है? सिनेवर किसका एस है? सिनेवर इज एन ओड ऑफ मर्क्यूरी। बिल्कुल सही जवाब दीजिए तो 5 नंबर। इसका जवाब सही है सर। ये भी आपके क्लास का ही क्वेश्चन है सर, लेकिन वो उसी के कॉपी से लिया हो सर। वो जो आप लोग बनाए थे उस दिन हम लोग वहां पे बैठ गए। ये आपके पास पूछना गया टीम के पास क्वेश्चन। व्हाइट गोल्ड टीम में आजकल जब ज्वेलरी की दुकान पे जाइएगा ना तो सोने का गहना खरीदने तो प्रिपेयर ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, फोटोसिंथेसिस। तो मुझे पास है। क्यों बोल रहा है जब मुझे पता है उसको क्यों पूछ रहा है? बोल रहा है आप बोल दो। बोल रहा है तेरे को पता है, दे ना। खत्म हो गया। एक राउंड एक क्वेश्चन और आप सबको मिलेगा, इसके साथ ये राउंड खत्म हो जाएगा। आपको बचा हुआ है। अच्छा इनके पास सब जवाब नहीं करेंगे क्या? क्वेश्चन आप ही का था ना? ये क्वेश्चन फिर से हार्ड है, इसमें बदल देता हूँ। ये आप जवाब आपको दे नहीं पाइएगा। ये क्वेश्चन है कि द बाउंड्री लेयर ऑफ फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन का जवाब अगर जानते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 3A के लिए था तो ये हटा देता हूँ। कुछ लगेगा कि वो तो फिर किया हमको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, जो निकल रहा है वही पूछ रहा हूँ। द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट व्हिच ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज occurs and some insolation is returned directly to the space is। वन का वह परिसीमा स्तर कौन सा है जिस पर ऊर्जा विनिमय होता है और कुछ आपको इंसोलेशन का सीधा आंतरिक प्रतिगमन हो जाता है? असल में ये वन में जंगल में जो पट्टी होती है, बहुत बड़ा जंगल होता है, तो पेड़ कितने ज्यादा ऊपर आके लेयर बना देते हैं, नीचे हवा तक नहीं आने देता है, धूप तो थोड़ी हवा भी नहीं आती है। उस लेयर को बोलते हैं, वो जो लेयर होता है ना, क्या बोलते हैं मालूम है किसी को? कैनोपी। क्या कैनोपी? फॉरेस्ट कैनोपी। देखिए मालूम भी था इनको, बदला मत करो। फॉरेस्ट कैनोपी ये इनको मालूम भी था। चलिए आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है, आपको मालूम नहीं था ना, तो चलिए आप बच गए इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए करेंट का क्वेश्चन आ गया। अभी बहुत चर्चा हो रहा है राफेल। राफेल चर्चा सुने खूब? राफेल सुने ना? जेट है राफेल जेट, बहुत हल्ला होता है संसद चंद्र के लिए। कुछ फ्रेंच कंपनी, ये फ्रांस का है, वो बता देता हूँ। राफेल जो जेट है अपने पास आया हुआ है, भारत में लाखों विमान है, फ्रांस से खरीदा गया है। कुछ फ्रेंच कंपनी सप्लाई राफेल फाइटर जेट टू इंडिया। फ्रांस की किस कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? Which French company supplied Rafale fighter jet to India? बोइंग। गलत जवाब। टीम बी, टीम सी। पास ऑडियंस की तरफ से बहुत न्यूज देखते हैं आज तक में रफेल रफेल रफेल। हाँ डसॉल्ट एविएशन, सही बता रहे हैं। डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी थी जिन्होंने भारत को सप्लाई किया था रफेल जेट। ये क्वेश्चन फिर से आ गया किसका? टीम बी के पास। आपके लिए क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनिज्म दैट प्रीफर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हैबिटेट रिफर टू एज। वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं? वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता वाले एरिया में रहना पसंद करते हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट प्रीफर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हैबिटेट रिफर टू एज। बताइए क्या बोला है? बायोलॉजी है ये, 10th क्लास का क्वेश्चन है। बताओ, बताएंगे एम्फीबियंस। क्या? एम्फीबियन। आपके पास सवाल है, बताइए। क्वेश्चन रिपीट पास नहीं होगा, फिनिश कर देते हैं। चलिए वे जीव क्या कहलाते हैं जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं? रेप्टाइल्स। नहीं, रेप्टाइल्स कहला रहा है। हेलोफाइल्स बोलते हैं इसको, हेलोफाइल्स। इसका सही जवाब है हेलोफाइल्स। पहले डिलीट था कोविड की वजह से, एक्चुअली बता रहे हैं कि क्लास में था कि कोविड की वजह से चैप्टर पे लगा दिया गया, पढ़ाया ही नहीं गया इसको।
चलिए कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन किसके पास आया? आपके पास आखिरी क्वेश्चन है, इसी के साथ कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा। फ्लोएम टिश्यू आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोशवाप फ्लोएम उत्तर मुख्यतः किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल सही जवाब हमको दिया जाना 5 अंक। इसी के साथ राउंड खत्म हो जाता है। साइंस का ये मिसलेनियस राउंड भी खत्म हो गया और इसी के साथ मंजू जी एक मैच यहाँ रेडी करें। एक बार राउंड फाइनल राउंड के बाद एक नंबर बताइए। हमारे पास एक छोटी सी बच्ची 5th क्लास की है, नाम है दिलखुश, और ये सबसे पहले क्विज में नाम भेजा था और उस दिन से हर दिन पूछ रही थी कब क्विज होगा। इन्होंने क्विज में इनका मैं नाम नहीं लिया क्योंकि बच्चे बड़े थे, बहुत छोटी थी। ये विजिलेंस के ऊपर, सतर्कता के ऊपर स्पीच देना चाहती है और मैं इसको आमंत्रित करता हूँ दिलखुश हो क्या पाए और विजिलेंस के बारे में कुछ बताएं। एक बार ये ताली हो जाएगी। अगर ये भट जा रही है तो हाथ में दीजिए, तो मैं नहीं है कि हाथ होगा, हाथ होगा कर दीजिए पर कम नहीं बच गई। ले क्या लेकर अन्ना ले क्या अभ्यास करोगे के जो पार्टिसिपेंट हैं तीनों टीम के परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही, लेकिन आपके जो नंबर्स हैं मैं उसको बताता हूँ और उसके साथ विनर टीम आपको क्लियर हो जाएगा। टीम ए आपको मिलते हैं टोटल मिला के 4 नंबर, टीम बी आपको मिलते हैं टोटल मिला के 31 नंबर, आप उसे बोर्ड पे भी देख सकते हैं, और टीम बी आपको मिलता है टोटल मिला के 36 नंबर, और टीम सी आपको मिलता है टोटल मिला के 31 नंबर। तो टीम बी जिसमें ईशान जाखड़, आमना और महक है, ये प्रथम स्थान आती है 36 नंबर के साथ, और दूसरे स्थान पे टीम ताली बजाइए पहले, और दूसरे स्थान पे टीम सी रही जिसमें दुर्गेश, शुभम और राज और उदय यादव 3 लोग हैं, इनका 31 नंबर रहा। बहुत ही कम के मार्जिन से उन्होंने दूसरा स्थान पर रहा, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही। और तीसरे स्थान पे टीम है जिसमें राज आर्यन, शांत कंवर और रूप कंवर। बिल्कुल टीम में नहीं थी, स्पीच में थी, इन्होंने भी बेहतर स्पीच दिया है। और इसके साथ स्पीच में आपके पास हमारे पास 4 बच्चे थे, दिलखुश कंवर, दुर्गेश, रूप कंवर और आमना। इसमें देखने वाली बात यह है कि चारों के चारों गर्ल्स हैं, एक भी बॉयज नहीं है। हल्ला करने में, लड़ाई करने में सबसे आगे हैं स्कूल में, लेकिन जब बारी आएगी नॉलेज की, बारी आएगी खुद को एस्टैब्लिश करने की, तो फिर नजर कम आते हैं। और ये चारों के चारों गर्ल्स हैं। आप देख सकते हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक जनरली सामान्य बातें नहीं है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जो क्वेश्चन है सिर्फ यूपीएससी में आता है, बाकी किसी एग्जाम में नहीं आता है। यूपीएससी जो एग्जाम लेती है, जो सिविल सर्विस के एग्जाम लेकर देती हो, चाहे एनडीए सीपीएस का लेती हो या सीएपीएफ का लेती हो, तो वहाँ एक क्वेश्चन डालती है, बाकी आईएएस के एग्जाम में ज्यादा डालती है, बाकी जगह इसके क्वेश्चन आते ही नहीं है सीबीएसई से। उसके बावजूद बच्चों का जो पकड़ है, आपने देखे कितने बेहतर तरीके से जवाब भी दिया है और स्पीच कितनी बेहतर दी है। ये जो आज अभी का थीम है, अभी जो हमारा प्रोग्राम है अवेयरनेस वीक का जो थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, ये बच्चे ने अपने स्पीच में, आमना ने अपने स्पीच में इसका जिक्र कर रही थी। ये सामान्य बातें नहीं है, ये बड़ी बातें हैं कि बच्चे यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि देश की ग्रोथ किस तरह से होनी चाहिए। तो ये आज का प्रोग्राम में बहुत ही बेहतर एक परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला, और खास करके लड़कियों का जो बेहतर परफॉर्मेंस था बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिला। एक बार लड़कियों के लिए बहुत दिनों तक बहुत अधिकारों से वंचित रहे, उसके बावजूद भी आज देखने में आ रहा है कि वो कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और लड़कों को पीछे छोड़ते हुए आगे आ रहे हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि अनुमति चाहता हूँ उसके लिए सर। तो आज का कार्यक्रम समाप्त होता है और फिर हम लोग कभी मिलेंगे इस तरह कार्यक्रम के साथ। जय हिंद। एक बार सभी लोग आ जाइए, फोटोग्राफ के साथ ले लेते हैं, एक फोटोग्राफ